देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है। सरकार ने इसे अपनी हरी झंडी दे दी है। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मसौदा तैयार किया गया है। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य है। अब बताते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 5वीं क्लास तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। 10+2 सिस्टम की बजाय अब 5+3+3+4 सिस्टम लाया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन पर खास फोकस होगा। 6ठी क्लास से ही प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं का बोर्ड और आसान कर दिया जाएगा। साल में 2 बार इम्तिहान होगा। फॉर्मेट भी काफी आसान हो जाएगा। रटने की बजाय नॉलेज पर जोर होगा। ये एक अहम फोकस होगा नई शिक्षा नीति का। क्लास 3, 5 और 8 में भी एग्जाम्स होंगे। बच्चों का आकलन छात्र खुद करेंगे, उनके क्लासमेट करेंगे और फिर उनके शिक्षक करेंगे, यानी 3 तरह का आकलन होगा। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंट्रेंस इम्तिहान लेगी। सबके लिए एक सा इम्तिहान होगा। अधूरी पढ़ाई फिर कर सकेंगे चालू। ये अहम पॉइंट है क्योंकि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो जो लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें काफी फायदा होगा। कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिले की भी आजादी होगी। अब अगर आपने बीच में कोर्स छोड़ दिया तो भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 1 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा और अगर आपने 3-4 साल की पूरी पढ़ाई की है तो डिग्री मिलेगा। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा, यानी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप म्यूजिक भी बतौर सब्जेक्ट ले सकते हैं। एमफिल बंद हो जाएगा। मास्टर या 4 साल के बैचलर के बाद सीधा पीएचडी होगी। कॉलेजों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि फीस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है। हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ नई सीटें लाने की बात कही गई है। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिलेंगे, ऐसा भी जोर रहेगा। कोरोना संकट से चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कमी की है। खुद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली कैबिनेट की बैठक के बाद ये ऐलान किया, जिसके मुताबिक अब दिल्ली में डीजल पर 30% के बजाय केवल 16% वैट लगेगा। ये दिल्ली में वैट में की गई अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। दिल्ली में फिलहाल 82 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा था। दाम में कमी होने के बाद अब देश की राजधानी में डीजल 73 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में अब लोग काम पर लौट रहे हैं, माहौल सुधर रहा है और कोरोना के केस भी कम हो रहे हैं। इसी वजह से अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। जनता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से सुनाई गई 4 साल की सजा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है और जया जेटली की अपील को स्वीकार करते हुए इसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। गुरुवार को ही सीबीआई अदालत की तरफ से जया को ये सजा दी गई थी और शायद इसी के अंदेशे के मद्देनजर उनकी तरफ से पहले ही हाई कोर्ट में याचिका दे दी गई थी। यह पूरा मामला साल 2001 की जनवरी में हुए ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम के एक स्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें सेना के लिए हाथ से संचालित होने वाले थर्मल इमेजर्स की सप्लाई ऑर्डर के लिए जया को रिश्वत लेते दिखाया गया था। जया जेटली ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के आधिकारिक आवास पर काल्पनिक कंपनी से 2 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और इस स्टिंग के सामने आने के बाद रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का भी नाम आया था। पाँच अगस्त को होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन से पहले कोरोना एक बड़ी रुकावट बनता दिख रहा है। दरअसल राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके अलावा राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद पुजारी और सभी पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें कि राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। उन्हीं 4 पुजारियों में से एक पुजारी प्रदीप दास भी हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।
अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में अब किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाएगा। खबर है कि इसमें सिर्फ यूपी के ही सीएम शामिल होंगे। दरअसल पहले बात हो रही थी कि कार्यक्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही राम मंदिर के पुजारी और कई सुरक्षा कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। इस बीच खबर है कि ट्रस्ट ने कार्यक्रम में शरीक होने वाले 200 अतिथियों की लिस्ट तैयार कर ली है और सभी को निमंत्रण भेजा जा रहा है। पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि कोरोना काल में 200 लोगों के शामिल होने पर भी कई सवाल उठ चुके हैं। भारत में भले ही कोरोना के नए मामले नित नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हों, लेकिन देश में इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर रोज करीब 34,000 मरीज कोरोना को मात दे रहे हैं और 16 राज्यों का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौत की दर यानी कोरोना मृत्यु दर फिलहाल 2.21% है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। सरकार की तरफ से बोलते हुए सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना से जंग में भारत जैसे बड़े आकार और बड़ी जनसंख्या वाले देश में हर्ड इम्यूनिटी एक बेहतर रणनीतिक विकल्प नहीं हो सकता है और इस लड़ाई को इम्यूनाइजेशन के बल पर जीता जा सकता है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। तो हर्ड इम्यूनिटी कैन नेवर बी अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। हर्ड इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू इम्यूनाइजेशन, बट दैट इज इन फ्यूचर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में भी 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि इस दौरान लोगों को कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। मसलन होटलों और रेस्टोरेंट में डाइन इन सेवाओं की इजाजत होगी, लेकिन धार्मिक आयोजन पर बैन अभी भी जारी रहेगा। इसके साथ ही राज्य में सार्वजनिक परिवहन, शॉपिंग मॉल, थिएटर, राजनीतिक और खेल गतिविधियों पर भी रोक जारी रहेगी। सीएम पलानीस्वामी ने कहा कि तमिलनाडु में अगस्त महीने के सभी 5 रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा और लोगों को इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि तमिलनाडु में अब तक कोरोना के 2,28,000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि करीब 3700 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना और खौफनाक होता जा रहा है। गुरुवार सुबह ये आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं, जिसके मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 52,123 नए केस सामने आए और 775 मरीज कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। देश में पहली बार एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,83,792 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 34,968 हो गई है। देश में फिलहाल 5,28,242 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि देश में 10,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 64.43% पर बना हुआ है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 11.67% है, जिसका मतलब यह है कि देश में जितने भी सैंपलों की टेस्टिंग हो रही है उनमें से 11.67% मामले संक्रमित निकल रहे हैं। तो 29 जुलाई को देश में कुल 4,46,642 सैंपलों की टेस्टिंग की गई है। वहीं महामारी शुरू होने के बाद से 29 जुलाई तक 1,81,90,382 सैंपलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि दिल को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। एक नए अध्ययन के अनुसार 78% कोरोना मरीजों में हार्ट की समस्या विकसित हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जामा कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। स्टडी में जर्मनी की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फ्रैंकफर्ट से अप्रैल और जून 2020 के बीच कोरोना से ठीक होने वाले 100 लोगों का विश्लेषण किया गया, जिसमें 78 मरीजों में हार्ट संबंधी दिक्कत और 60 लोगों के हृदय में सूजन थी। बड़ी बात यह है कि इन लोगों में ये लक्षण पहले से नहीं थे और न ही शुरुआती जांच में कोई गंभीर रोग ही पाया गया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा के स्पीकर, सेक्रेटरी और बीएसपी के सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में इन्हें 11 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। इससे पहले बुधवार को भी राजस्थान में बीएसपी के सभी विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। ये सुनवाई उस नई याचिका पर हो रही है जिसे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने याचिका दी है। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक की इस मामले से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। राजस्थान की सियासी लड़ाई में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। ऑडियो टेप पर कांग्रेस के बवाल मचाने के बाद अब एक वीडियो पर बीजेपी ने विवाद खड़ा किया है। खबरों के मुताबिक ये वीडियो विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बीच बातचीत की है, जिसमें जोशी 30 विधायकों के उधर चले जाने पर सरकार बचाना मुश्किल होने की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने स्पीकर के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि ऑडियो से ऐसा लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से हैं और पार्टी के लिए पक्षपात कर रहे हैं, जो एक स्पीकर को शोभा नहीं देता है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर स्पीकर सीपी जोशी को पद छोड़ देना चाहिए। पुनिया ने कहा कि एक तरफ तो स्पीकर विधायकों के लक्ष्मण रेखा पार करने की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और दूसरी तरफ वो खुद ही सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं। मणिपुर में उग्रवादियों ने बुधवार देर रात सेना पर हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 6 घायल हैं, जिन्हें इम्फाल के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों की माने तो मणिपुर के स्थानीय उग्रवादी समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इस हमले को अंजाम दिया है। उग्रवादियों ने इम्फाल से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी इलाके चंदेल में देर रात करीब 1 बजे हमला किया। सभी उग्रवादी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। फिलहाल उग्रवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में चंदेल जिले में ही असम राइफल्स के कैंप पर उग्रवादियों ने हमला किया था। हालांकि उस हमले में कोई जवान हताहत नहीं हुआ था। सरकार ने कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से आम लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। इससे पहले विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया था। सामान्य तौर पर 31 मार्च ही रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है, लेकिन हालातों के मद्देनजर इसमें तब्दीली की गई। इस डेट को बढ़ाने से करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। वित्त वर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है।